नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जुलाई की शिफ्ट 3। ठीक है। अब बाकी आपकी 26 की बची हैं 3 शिफ्ट, उनको भी फटाफट ख़त्म करके एमटीएस के पूरे 48 सेट हो जाएं। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छे से ही चलनी चाहिए। अब 2 महीने बचे हैं, दिसंबर में पेपर है सीजीएल का, तो आप बिल्कुल लग के मेहनत कीजिए। 2 महीने कम से कम कंटिन्यूटी 10 घंटे पर डे की होनी चाहिए। एवरेज तुम्हारा 10 घंटे आना चाहिए, क्योंकि उसमें दो तो तुम्हें मॉक करके ही निकालने हैं। 2 पेपर क्या करने हैं, मॉक के देने हैं। चाहे प्रीवियस ईयर दो, चाहे नया मॉक दो। ठीक है। और उसके बाद बनता है तुम्हारी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ की, और बचता है क्या, जीएस। ठीक है। आप जैसे 2 पेपर लगा रहे हैं, मैथ मैथ तुम्हारी अच्छी ना, तो 2 पेपर लगा के मैथ को आप छोड़ भी सकते हैं। आपको लगता है कोई आपने नोट्स बनाए हैं जिसमें आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इंग्लिश की बुक है और जो तुम्हारे रूल हैं वो लिखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में जिस भी चैप्टर में आप फंस रहे हो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पेपर अच्छा आने लगा है रीजनिंग का। पहले इतना टफ नहीं आता था, अब अच्छा आ रहा है। जीएस का देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं मिलता है। वहां पर आप कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ मिलता है। लोग करते हैं ना, 30 नंबर तो लाते हैं ना लोग, कैसे भी तो लाते होंगे, कहीं ना से तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आप टारगेट बना रहे हैं कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 150 नंबर आ जाएंगे। प्लस कर लोगे इनको, मान लो हम 10 नंबर बढ़ गए, 160 हो गए। लेकिन अच्छी रैंक लाने के लिए जीएस का आपको सहारा लेना पड़ेगा। कम से कम 20 नंबर लाने पड़ेंगे। जब 20 नंबर आएंगे तो 180 होंगे। अब जरूरी नहीं ये तीनों सब्जेक्ट आपने अज्यूम किए हैं 50, ये 50 आ जाएं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे ही कि 40, 40 और 40 ऑन एन एवरेज आते हैं इतने नंबर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब बच्चे कितने, 4 3 12, 120। आप अगर इसमें भी 20 ले आए तो कितने हो गए, 140 हो गए। तो आप यहाँ से भी रैंक नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। कम से कम 45 तो टारगेट होना चाहिए इन तीनों में, कम से कम। और 50 कर रहे हो, वेल एंड गुड। जब 50 के करोगे ना, तब 45 का आ पाएगा। तो इतना ध्यान रखो, तो किस हिसाब से मेहनत करनी उस डायरेक्शन में जाओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। एक खोखला गोलाकार सेल 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। यदि दिए गए सेल की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तो सेल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा है। देखो, वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो बाहर वाले का कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जितना भी तुम्हारा उसमें मटेरियल लगा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, जब स्मॉल और कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 4/3, 22/7, यहाँ कितना हो गया, 35 का क्यूब, माइनस 14 का। जब यहाँ से काटेंगे, देखो 35 होंगे ना, तो एक 35 चला जाएगा, यानी बचेगा कितना, 35 का स्क्वायर इंटू 5। यहाँ बचेगा 14 का स्क्वायर इंटू, तो 35 का स्क्वायर पता है 1225 इंटू 5, माइनस का 14 196 इंटू का, तो 25 हो गया, 5 दूनी 10, तो 12 हो गया। 12 पंजे 60 और 1 61 हो गया। 2 छक्के 12 हो गया, 19 दूनी 38, 5 से 2 चला गया 3, बचा कितना, 2। और 12 से 9 गया 3 बचा, यहाँ 0 हो गया। 10 से 3 गया 7 बचा, यहाँ 5। मल्टीप्लाई में क्या बचा था, 4/3 गुणे बाई। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 दूनी 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। 4 गुणे 22 गुणे 1991। अब देखो ये आ गया तुम्हारा जितना मटेरियल लगा था उसका। अब 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सब सेंटीमीटर में ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। यानी कि 25/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ से देखो बचा क्या, 2 गुणे 22 गुणे 1911 गुणे हो गया 5। ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, सिंपल सा। 22 का देखो गुणा कर दो, 22 एकम 22 हो गया, यहाँ से लगा 2, 22 एकम 22 और 2, 24 की 4, यहाँ से लगा 2, 22 ने में 198, 198 2 कितना हो गया, 200, यहाँ से लगा 20, 22 एकम 22 और 20 हो गया 42। आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर चेक करते जैसे ऑप्शन का थोड़ा बहुत सहारा लेते, तो 11 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे। 11 की यहाँ से आ गई, 3 की इसमें से आ जाएगी।
लेकिन ऑप्शन भी ऐसे सेट किए हुए थे, देखो 3 2 5 4 9 1 10 2 12, 3 से कट रहा है, कट रहा, 3 4 3 7 2 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया। तो 9 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि 11 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन चला गया, ये आंसर हो गया। अब ये आंसर इन्हीं दोनों में क्यों चेक किया, तो यहाँ से देखो, अगर हम 5 दूनी 10 कर दिए, बचा क्या था, 22 गुणे 1911, तो 2 एकम 2, यानी कहीं ना कहीं हमें 2 चाहिए था ना यूनिट डिजिट में, जीरो को निगलेक्ट करके, तो देखो 2 इसमें था, 2 इसमें था, इसलिए हमने ये ऑप्शन चेक किया। तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला सवाल, 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है, इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखो समुच्चय 15 संख्याएं हैं, तो 64 उनका तो क्या था, एवरेज, यानी कि इस साइड कितनी रही होंगी, 7 रही होंगी, और इस साइड भी 2, तो 4 2 6 1 7 रही होंगी। तो देखो कितनी ज्यादा तो नहीं लिखनी, एक और आएगा। अब यहाँ से एक चीज देखो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यहाँ पर देखो कितना, यहाँ से जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 के बाद 66 आएगा, यानी कि 2 फिर 2 फिर 2 फिर से 2 फिर 2, फिर ये 2 का डिफरेंस, फिर ये 2 का डिफरेंस, कितने आए, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 आए ना। तो इसमें अगर 14 जोड़ते हैं तो 4 4 8 6 1 7, 78 मिल गई सबसे बड़ी संख्या। इसी तरीके से इसमें से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 78 और 50 का डिफरेंस निकाल दोगे, 28 आंसर। तो ये जो सब लिखना पड़ा ना, तो इतना नहीं, देखो यहाँ से क्या करते, जैसे प्रैक्टिस होती तो 64 हो गया एवरेज तुम्हारा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी चाहिए, यानी 7 संख्याएं इधर ना, 7 दूनी 14 इसमें जोड़ दो तो सबसे बड़ी मिल गई हमें 78, 7 दूनी 14 घटा दो इसमें तो सबसे छोटी मिल गई हमें 50, इन दोनों का डिफरेंस 28 आंसर। अगला सवाल, यदि चेतन की वर्तमान आय 40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि होती है, तो आज से 2 वर्ष के बाद उसकी आय कितनी होगी। देखो 40,000 है वर्तमान, 1% की वृद्धि मतलब 101/100, और 2 साल हो रही ना, 101/100, तो 4 जीरो तो तुम्हारे चले गए। अब बचा क्या, देखो 4 एकम 4 जीरो, 4 एकम 4 गुणे 101, तो 404 का पहाड़ा पढ़ लो चाहे 101 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 101 चार में गुणा करेंगे 4 का तो कितना आ जाएगा, 404 आ जाएगा, यानी कि 04 हासिल लगा, 4 आ गया, फिर 4 से गुणा करेंगे 404 आ जाएगा, 4 4 कितना हो गया 8, यानी 40804 आंसर हो गया। अगला सवाल, ए बी सी का कार्य को क्रमशः 10 20 30 दिनों में कर सकते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं, तो ए इस प्रकार कितने दिनों में कर लेंगे। देखो ए बी सी 10 20 30 आ रहा, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 20 तियां 60 और 30 दूनी 60 हो गया। तो प्रत्येक तीसरे दिन आते हैं, यानी कि ए काम कर रहा है 2 दिन, फिर तीसरे दिन क्या होगा, ए बी सी तीनों करेंगे, यानी कि ये 6 किया, फिर 6 किया, फिर 6 3 9 2 11 काम, 6 6 12, 12 और 11 हो गया 23, यानी कि 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो 60 से क्या करेंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे, जब 23 दूनी 46 किया तो 2 दिन का काम हो गया 46, अगर काम हो गया 60 से 46 तुम्हारा काम हो गया, बचा कितना है, 14 काम बचा। अब ए फिर करेगा आके, यानी कि यहाँ पहले 3 का गुणा कर लो, क्योंकि 3 दिन का काम था, तो 3 दूनी 6 दिन ये हो गए। अब ए आएगा 14 से 6 काम कर देगा तो 1 दिन लेगा, 14 से 6 गया कितना बचेगा, 8 काम। फिर कौन आएगा, फिर से ए आएगा, दूसरे दिन भी ए कर रहा है, माइनस का 6 इधर प्लस 1 दिन बढ़ा दो, 8 से 6 गया 2 बचा। अब कौन आएगा, ए बी सी तीनों आएंगे, यानी कि 2/11, तो इधर कितने दिन हो गए, 8, इधर हो गए 2/11, यानी 8 से 2/11 दिन में पूरा काम हो जाए। अगला सवाल, अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। उसने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 का निवेश किया तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा सवाल है कि उसके मान लो मासिक आय 100 थी, 30% उसने पिता को दे दिया, बचा कितना 70, जो बचा है उसका 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को, यानी टोटल कितना दे दिया, 55% दे दिया, यानी कि बचा कितना है, 70 का 45% केवल बचा हुआ। अब इसको क्या किया उसने, 3 योजनाओं में समान भागों में बांट दिया, यानी कि बटे 3, इसकी वैल्यू दी थी कितनी, 42,000। हमें निकालना क्या था, 100 की वैल्यू, यानी कि इसके बटे कर दो 70,
गुणे 45, ऊपर कितना चला जाएगा 100 गुणे 3 और गुणे हो जाएगा 100, क्योंकि 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो जीरो से तो जीरो चला गया, 7 छक्का कितना हो गया 42 हो गया, और यहाँ हो गया 15 तिया 45, तो 15 चौकू 60 हो गया। तो 4 जीरो 1 2 3 4 आंसर आ गया। अब ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा होगा, तो ऑप्शन में इसलिए नहीं मिला, जैसे पाई चार्ट वाले सवाल करते हो ना, उसमें वो लिख के दे देता है रुपए हजार में, तो ये इसी तरीके से 400 हो गया, इसका हजार वाला 3 जीरो हटा दो। अगला सवाल, यानी कि देखो ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो ए इंटू बी निकालना। देखो सिंपल सा, 49 नीचे आ जाएगा तो सत्तू सत्तू 49 हो जाएगा, 7 तियां 21, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 3 से 3 जाएगा, जीरो बचेगा, यानी कि ए बराबर माइनस का 0.5 आ गया। बी बराबर देख लो, सिंपल सवाल है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं करना था। 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 15 दो 17, 17 से 6 गया 11 हो गया, यानी कि गुणा करना था 0.5 इंटू 11, 11 पन्ना 55, आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी कंपनी में कार्यरत 40 लोग एक साथ काम करते हुए 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते थे, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते। तो देखो सिंपल सी बात है, ये सवाल करवा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इसका फार्मूला नहीं बताया हुआ, और पता भी होगा लोगों को। 8 घंटे में कितने खिलौने 60 खिलौने, वर्क नीचे आ जाता है, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग काम छोड़ के चले गए, बचे कितने 32 लोग। तो कह रहा 12 घंटे में कितने खिलौने ये लोग बना सकते हैं। सिंपल सी बात थी, 8 चौक 32 हुआ, ये 10 बार चला गया, 10 छक्के 60 हो गया, तो 12 छंग 72 आंसर। अगला सवाल, क्या सुबह 7:59 पर एक साथ बजने लगती है, वे 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे सुबह 8 16 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगी। देखो 3 6 9 12 और 15, इनका एलसीएम कितना, देखो 3 12 में है बिल्कुल, 6 12 में है बिल्कुल है, 9 12 में है नहीं है, 9 15 में नहीं है, लेकिन 3 गुणे 3, 3 तो 12 में है, तो एक 3 चला गया, यानी एक 3 बचा, इनका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, गुणे 3, टोटल एलसीएम आ गया 180 सेकेंड, यानी कि अगले 180 सेकंड में वो एक साथ बजेंगे। तो देखो इनको अगर भाग करते हैं तो 3 छक 18, सॉरी 60 से भाग करना पड़ेगा मिनट बनाने की, तो 6 तियां 18 हो गया, 3 मिनट, यानी अगले 3 मिनट में वो एक साथ बजेंगे। तो देखो 7:59 के बाद अगर इसमें 3 मिनट जोड़ते हैं तो कितना हो गया 8:02, फिर +3 करेंगे तो 8:05 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे 5 3 8 हो जाएगा, यानी 8:08, फिर 8 3 11, 8:11, फिर 11 3 14 हो गया, फिर अगर आगे करेंगे तो 14 3 17 हो जाएगा, यानी कि उसे पूछा क्या गया है कि 8 16 तक कितनी बार बजेंगी। देखो एक बार, और फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि 6 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन यहाँ करा 7:59 बजने को छोड़कर, तो 5 बार बजेंगी, अगर तो उसको भी इंक्लूड करते तो 6 बार बजेंगे। अगला सवाल, उस महीने में बेची गई C4 और C5 की बोतलों की कुल संख्या उस महीने में बेची गई सभी 6 रंगों की बोतलों की कुल संख्या की लगभग कितने %। C4 C5 पहले देखो ये है, 8 2 10 की जीरो हासिल लगा, 1 5 2 7, टोटल हो गया, यानी कि सब बोतलें निकालनी पड़ी, 6 4 10 10 2 12 12 8 20 की जीरो हासिल लगा 2, 4 2 6 3 9 5 14 14 4 18 18 2 20 20 और 4 24, पूरा हो गया 100, जीरो से जीरो चला गया, बचा कितना है 700/24, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 हो गया, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175/6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियां 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 किया 5 बचा, 6 नए में 54 होता है, यानी कि 29 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई इतनी है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो चौड़ाई हमें दिया हुआ था, यानी 2L+B बराबर 40 है, तो L+B कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, चौड़ाई 8 है, यानी कि L बराबर कितना आ गया 12 आ गया, B बराबर कितना है 8 है, दोनों में अंतर कितना है 4 का। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो 5 15 x² बराबर हो गया 240,
तो 15 दूनी 30 होता, 15 एकम 15, छक्का 90, एक्स बराबर आ गया 4। दोनों का योग पूछा गया तो 5 3 8 एक्स हो जाएगा, यानी 8 गुणे 4 8 चौक 32 आंसर। अगला सवाल कह रहा है P5 और P8 ने मिलकर इन 8 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल ईमेल का परसेंटेज ईमेल प्राप्त किया। देखो कभी भी इसमें जब तक परसेंटेज ना लिखा हुआ डायरेक्ट परसेंटेज मत मानना, ऊपर देख लिया करो, फिर सैकड़ों में दिया गया है तो यानी कि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं, इनको जोड़कर ही टोटल निकालना पड़ेगा, नहीं तो 100% और 45% निकाल के कर दो वो गलत हो जाएगा। जोड़ लो। P1 से स्टार्ट कर दे, 7 3 10 1 11 11 9 20 20 4 24 24 6 30 हो गया, 30 6 36 और 4 40 की जीरो हासिल लगा 4 4 4 8 5 13 13 6 19 19 और 3 22 22 और 22 8 कितना हो गया 30 30 6 36 36 4 40। अब कह रहा है P5 और P8, P5 कहाँ पर है, ये है 24 और P8 ये हो गया, यानी कि 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, गुणे 100 परसेंटेज निकालना था। 17 चौको कितना होता है 68, आंसर आ गया 17। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और सिंपल तरीके से करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 3 12 यानी 8 दूनी 16, 1/16 कॉमन ले लो, बचा बचा कितना 5/7, इसका 4 चला गया होगा 12 का तो 1/3, माइनस का बच गया 1। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 3 15 यानी 2/3 बचा, प्लस का ये तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं बना वहां से। नीचे गुणा करेंगे तो 4 ऊपर चला गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया। चलो बिल्कुल सिंपल बन गया सवाल। साथियों 21 यानी कि 1/16 गुणे माइनस का 16/21 बटे 5/2 हो गया। 16 से 16 चला गया, 2 ऊपर चला गया, 21 पंजे 105 यानी माइनस का 2/105 आंसर आ गया। अगला सवाल 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल, 15 सेकंड में 750 तो 25 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेन कवर करेगी? ये कितना गुना हो रहा, 50 गुना 25 पंजे 125, 1250 से 750 घटा दो, आंसर आ गया 5। आया कैसे? देखो जब वो खंबे को पार कर रही तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। अब जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लंबाई आई है वो प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की दोनों की आई है, तो वहां से क्या किया, ट्रेन की घटा दी, तो आंसर आ गया 500। अगला सवाल एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी है, समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? सिंपल सवाल है, हमने तो बताया हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा 90 काटते हैं, और एक और होता है ऐसा जो होता है वर्ग। वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा 90 काटते हैं और बराबर भागों में, यानी कि 48 था तो एक 24 हो गया, ये 20 था तो ये कितना हो गया 10 हो गया, तो ये होता है 10 24 26। तो 26 गुणे कर दो 4, 4 छंग 24 की 4 आंसर लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 104 आंसर आ गया। ये तो पता होना चाहिए, जैसे 24 लिखते 10 लिखते, इसको 2 से काटते, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 5 12 13, तो पता ही है ना, सब में 2 का गुणा हो रहा, तो इसमें भी 13 दूनी 26 आ गई, यानी भुजा आ गई 26। और परमाप सबको पता है, सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। अगला सवाल जब एक घड़ी का अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर अंकित किया गया? देखो अंकित मूल्य 7/8 पर बेचा जाता है, यानी कि मार्क प्राइस के 7/8 पर बेचा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 25 चौकू 100 हो गया, 4 की चीज 5 में बेचेगी। सिंपल सी बात ये कह रहा है, यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 बटे कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, किससे 7 से गुणे 100। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कितना 42.8, क्योंकि 100 बटे तुम्हें 7 का तो पता ही होगा ना, 14.27 होता है, और उसमें गुणा कर दिया, 14 3 42 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल संतरे के 20 बक्सों का औसत 2 kg है, आम के 30 बक्सों का औसत 3 kg है, फलों के इन दोनों बक्सों को मिलाकर उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सवाल था बिल्कुल, 20 का कितना है 2, और 30 का कितना है 3, इनके बीच का एवरेज मान लो, कोई सा भी मान लो, जैसे 2.5 बिल्कुल सेंटर पे दिख रहा है वही मान लो, तो ये 0.5 कम है, 1 पर 20 में कितना कम हो जाएगा, 20 पंजे 100। ये 0.5 ज्यादा है, 1 पर 3 में कितना पानती है 15, यानी 15 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा आया, 5 ज्यादा आया, डिवाइड कितना हो में होगा 50 लोग, 50 डिब्बे थे, 5 एकम 5.1 और बढ़ जाएगा, यानी 2.5 प्लस 0.1 यानी 2.6 आंसर हो गया। ठीक है,
अब इसको एलिगेशन से किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2 kg था एक तरफ और एक तरफ था तुम्हारा 3 kg, इनमें अनुपात कितना था, 2:3 था, 2:3, ये इस तरीके से इधर डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर कहीं टोटल एवरेज आए तो इनका डिफरेंस 3, 2, 5, इसमें 3, 2, 1 हो गया। यानी कि इसमें हम कितना मतलब 2 की वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल निकाल लो, तो 5 चौको 20 हो गया। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.6 हो गया, तो 0.3 वाला इधर आया था तो 0.6 जोड़ेंगे 2.6 हो गया, इसमें से 0.4 घटा देंगे तब भी 2.6 हो गया। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, 2000 पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये भी नहीं कर पाओगे तो क्या, ऑप्शन केवल फार्मूला दिमाग में चलना चाहिए। ये जीरो कट गए ना, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 800। अगला सवाल, 360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। 360 वैल्यू किसके की है, 90 की, हमें निकालनी कितनी है, 120 की, यानी 9 चौक 36, 12 चौक 48, 480 आंसर। भैया बहुत बार बता चुके हैं, 100 की चीज उसने बेची कितने में, 10% हानि 90 में बेची, उसे चाहिए था प्रॉफिट 20%, 120, इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी, 360, कितना गुना था, 4 गुना, इसका 4 गुना कर देंगे तो 480। अगला सवाल, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 की राशि पर 7% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, 18,000 है, ब्याज कितना मिल गया 1260, यानी 18, 1, 19, 2, 6, 0, 4 से काट दो, 0 से 0 चला गया, 4 से नहीं कटेगा हमें लग रहा, 2 में 18 हो गया, 0, 0, 2 में 18 हो गया, एक बचा, 2 छक्के 12, 2 3 6 हो गया, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 हो गया। तो देखो कितना ब्याज मिला, 7% के हिसाब से मिला, यानी कि 1 वर्ष रहा होगा। अगला सवाल, अमन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, उसी मार्ग का प्रयोग करते हुए वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी लगभग औसत चाल कितनी है। देखो वहीं डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2x/(x+y), जहाँ x और y क्या होती हैं, स्पीड होती हैं, क्या, स्पीड। तो देखो 2x का मतलब 40 होता है, 55 होता है, 55 और 40 कितना हो गया, 5, 5, 4, 9, यानी 5 एकम 5 हो गया, 5 ने 45, 5 एकम 50, 11 दूनी 22 चौक 88, 880 बटे हो गया 19, 19 चौक 76 हो गया। देखो ऑप्शन का भी सारा लेते चला करो, 4 4 लिखा तो मैंने 19 चौक 76 किया, क्योंकि बिना ऑप्शन के सारे से कुछ नहीं हो सकता। तो 76 किया, बचा कितना 12, 120 बचा, यानी कि 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 7, 19 सत्ते 133, यानी कि 6 आएगा। तो 2 में ऑप्शन में 19 छक्का 114 होता, बचा कितना, अभी भी तुम्हारा 120 से 114, 6 बचा, 19 3 57, यानी 46.3 जैसे ही मिला, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो ए और बी का अनुपात इतना, बी सी का इतना, इतना इतना, ए डी का बताना है, कुछ नहीं, जा डायरेक्ट लिखा करो, अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना है बस। 5 से 5 चला गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, यानी 7 3 21 बटे 20 आंसर। क्योंकि सबको पता है A/B करते इंटू B/C करते इंटू C/D करते, तो ये तो कट ही जाना, बचना क्या है, A/D बचना है, तो डायरेक्ट लिखो ना रेशियो। अगला सवाल, दो संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत 72 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 1 4, 4/2, 2 दूनी 4, एवरेज मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन में 72। तो पहली संख्या यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी, यानी कि ये हो गया 36 दूनी 72, 3 6 18, 3 3 9 1 10, यानी 108 आंसर। अगला सवाल, देखो ये दो डन डायरेक्ट दिए गए हैं, एक में रेवेन्यू दिया गया और एक में उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया। तो पूछा गया है कि ओवन की खरीद और बिक्री में कितना खर्च आता है। तो सिंपल से इसमें देखो थोड़ा गलत है, इसमें पूछा गया कि उसकी मतलब जो लागत थी वो कितनी थी, सिंपल सी बात ये थी। तो देखो अगर मान लो कि ओवन की है लागत 100 रुपये है, 20% का प्रॉफिट हो रहा, तो हमारे हिसाब से रेवेन्यू कितना हो गया 120, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 180 हजार में दिया था, तो 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 बटे हो गया 120, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था 1000 रुपये में। अब निकाल दो यहाँ से लागत, 0 से 0 चला गया, 12 एकम 12 हो गया, 12 पंजे 60, यानी कि क्या जीरो आ गए, 1 2 और 2 जीरो ये आ गए, यानी 1 5 1 2 3 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक हेलमेट को 10% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ परसेंटेज कितना। तो देखो 10% मान लो 100 रुपये उसका सीपी था, 10% अगर प्रॉफिट बेचते तो 110 में बेचते, 110 की वैल्यू थी 1650,
1650 में अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इतना हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हमें 2100 में बेचना है, बेच दे रहे, ठीक है। ये जीरो से जीरो चला गया, ये जीरो से जीरो चला गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 पन्ना 55, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 7 है। प्रॉफिट कितना, 2 रुपए का हुआ, बटे 5 में गुणे 100, यानी कि 40% का प्रॉफिट। अगला चलिए, 25 जुलाई की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन टफ लगता है उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ये बहुत काम में आने वाले सवाल होंगे जो आप नोट डाउन करोगे। ये चीज़ मान के रखो, किसी की बात मान लिया करो, भले ही छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते, जरूर मान लिया करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।